नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के दूसरे पार्ट को लेकर के। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है वो मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। पहला पार्ट में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मतलब के बारे में समझा, क्या होता है स्टिमुलाई, क्या होता है रिस्पॉन्स, और किस तरीके से हमारे बॉडी में जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, ब्रेन क्या है, ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड कब काम में आता है, मतलब काम जो है उसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं और ये आखिरी पार्ट होगा इसका। तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कहे तो पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा। तो यहाँ पे जो बात हम लोगों ने पहले की थी उसको बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने कल बात की थी, क्या बात की थी कि नर्वस सिस्टम जो है, इसको लेकर के पहले बात हुई। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे कंट्रोल सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, गेन करता है, ब्रेन तक लेके जाता है, ब्रेन एनालिसिस करता है, समझता है कि क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, और उस हिसाब से क्या है वो दूसरे नर्व को क्या है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आप ऐसे रिस्पॉन्स करो। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन को लेके आया था इसको हम बोले थे सेंसरी न्यूरॉन। वहीं पे दूसरा जो रिस्पॉन्स के लिए जाएगा, इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएगा, उसको हम क्या बोले थे, उसको हम बोले थे मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करता है वो एक तीसरे टाइप का न्यूरॉन है जिसका नाम है रिले न्यूरॉन। तो अब थोड़ा सा, और इसको हम पहले भी समझे थे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस होता है, ये नर्वस जो टिश्यू है मेरा और ये जो मस्कुलर टिश्यू है, इन दोनों के बीच में कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेंस ऑर्गन जो है वो सेंस करता है, ये सेंसरी नर्व से क्या है जाता है, कहाँ पे, हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम में। सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसको हम बोलते हैं क्या, CNS, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, डिसीजन लेता है, और डिसीजन के बाद क्या है वो जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स किसको देता है, मोटर नर्व को, मोटर न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं। ये मोटर न्यूरॉन कहाँ जाता है, ये मसल सेल्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि आप ऐसा कीजिए, और फिर मसल सेल्स जो है क्या करता है, अपने मसल्स को शॉर्टन करता है, और इसी को हम रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे मेरे हाथों में मैंने यहाँ पे कोई चीज़ गर्म चीज़ था, उस तवा था या कुछ था, तो हम ऐसे हाथ लेके गए और हम उसको हाथ हटा लिए, या फिर हमको गर्म लगी, यहाँ पे कुछ लगा कि ये जो है ये ठंडा है, तो हम क्या, वहाँ पे हाथ गया, उसके बाद हम हाथ हटा दिए, ठंडा फील किए, तो ये मेरा जो स्किन है वो क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन गेन किया। क्या इन्फॉर्मेशन गेन किया कि यहाँ पे ठंडा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गेन किया ये जो है वो नर्व सेल के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन तक। ब्रेन क्या किया, उसको समझा कि अच्छा ऐसा है, रिसीव किया, रिसीव करने के बाद क्या, उसको समझा क्या करना है, उसके बाद वो डिसीजन लिया कि नहीं वापस कर लो। तो डिसीजन जो है वो, ये जो सेंसरी नर्व इसको इन्फॉर्मेशन को लेके गया था, वो क्या किया, वो ब्रेन जो फिर एक दूसरे नर्व को यूज़ में लाया, और वो क्या था, उसको बोला वो मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया, और हमारे जो मसल सेल्स जो है उनको बोला कि नहीं इसको खींच लो। तो ये क्या किया, मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब शॉर्टन हुआ, और वहाँ से अपने हाथ को खींच लिया। तो यही सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर टेकिंग प्लेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन। जो वॉलंटरी एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम अपने से कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो वॉलंटरी एक्शंस में क्या होता है, तो यहाँ जो ब्रेन से मैसेज, जो ब्रेन को मैसेज जाता है, कौन, मसल्स के थ्रू। मसल जो है, मसल के हाथ में जो ये हुआ, तकलीफ हुआ, उसको लेकर के क्या मैसेज जो ब्रेन को गया, ये कम्युनिकेट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और उसके दूसरे पार्ट्स को, जिसके साथ जो जुड़े हुए हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने अभी बात किया। इसके बाद क्या, ये अलाउ सोचेगा यहाँ पे कि क्या करना है, और उसके बाद एक्शन, उसके बेस पे क्या है वो ऐसी डिसीजन लेगा, और इसी को क्या है फिर आगे भेजा जाएगा। और यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे जो हमारा जो मसल सेल्स है वो क्या है, वो रिस्पॉन्स करेगा। तो यही सारा कुछ यहाँ पे है, ये हम लोगों ने पहले देखा था, और फिर से हम लोग इसको देखें कि हमारे मसल सेल्स जो है वो कैसे काम करते हैं, हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास
अब है ये पार्ट तो हो गया कि जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। जो हमारे पास हम लोग जो बात पढ़ रहे थे कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है इसमें 3 हिस्से थे। कौन कौन से? एक था CNS, दूसरा क्या था? PNS, सॉरी ये CNS PNS एक के साथ जुड़ा हुआ था इसके साथ, और तीसरा था ऑटोनॉमस। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ऑटोनॉमस जो फंक्शनिंग था इसके, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने एक और बात कही थी जिसमें क्या था? इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आपको ध्यान में होगा कल मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 तरीके का जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम, एक है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं इसके लिए कि जो हम लोग कल बात किए थे उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को 2 हिस्से में बांटे थे। एक था नर्वस सिस्टम और दूसरा जो था वो क्या था? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम 2 तरीके से, इसको फिर हम लोगों ने 3 हिस्से में बांटा था, CNS PNS और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ANS। ये 3 हिस्से में हम लोगों ने बांटा था कल का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जो है वो पीछे जा कर के देख लीजिएगा, लेक्चर अपलोडेड है उनको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 3 हिस्से में बांटे थे। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग आज देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो है या ग्लैंडुलर सिस्टम के नाम से हम उसको जानते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो बात है कि अगर नर्वस सिस्टम तो काम कर ही रहा था तो फिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्या है ज़रूरत इसका? जो नर्वस सिस्टम अगर बढ़िया से काम कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों आखिर हमको दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम का ज़रूरत पड़ा? तो उसी को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, नर्वस सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो सब जगह पे काम नहीं कर पाता है, क्या होता है आखिर उसमें, कि क्यों आखिर हम यहाँ पे, तो वो उसको जो है वो यूज़ छोड़ करके हम दूसरा एक और सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात है कि इसके कुछ अपने लिमिटेशंस है, कुछ कमियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। जैसे क्या कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो क्या है, वो सेल्स के थ्रू करने ये होता है, ये नर्वस टिश्यू के थ्रू वह पहुँचता है। ये जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है हम बात किए थे कल इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में कि जो मैसेजेस जाते हैं, हमको यहाँ चोट लगा, ये मैसेज गया हमारे ब्रेन तक, ये किस फॉर्मेट गया? तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्मेट में वो जाता है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में वो जाता है, किसके थ्रू जाता है? ये नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू जाता है। अब ये जब जाता है, आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स the cell takes some time to reset its mechanism before transmitting another impulse, so cells cannot continually create and transmit impulse। ठीक है, अब वो जो इम्पल्स वहाँ पे गया उसके बाद उस सेल्स को थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो दूसरा ये करेगा, थोड़ा सेट होगा फिर से। ठीक है, एक मैसेज गया, एक मैसेज यहाँ से गया, ये मैसेज गया तो फिर उसको जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेट होने में, दूसरे फिर मैसेज को ले जाने में थोड़ा सा टाइम वो लेगा। लेकिन ये जो है वो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक टाइम का इशू है कि जहाँ पे जो कोई भी जो नर्व सेल्स है वो कंटिन्यूली जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं कर पाता है। तो एक ये इसका डीमेरिट हो गया। पहला क्या है कि नर्वस टिश्यू के थ्रू जाएगा, ये है एक तो है कि नर्वस टिश्यू के बिना वो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसमें वो कंटिन्यूली काम नहीं कर पाएगा दूसरा, और तीसरा क्या है कि हमारे प्लांट सेल्स में जो है वो क्या है, नर्वस सिस्टम है ही नहीं, नर्वस सिस्टम वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे काम होगा? नर्वस सिस्टम है जहाँ पे एनिमल्स में है तो एनिमल्स वाला हम लोग देखे, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तब फिर क्या होगा? तो प्लांट्स में क्या होगा यहाँ पे वही देखने वाले। तो यहाँ पे एक अलग तरीके के कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इट हेल्प इन कमिंग द, ये जो लिमिटेशंस है किसके, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का जो लिमिटेशन है उसको क्या करता है, वो रिजॉल्व करने का काम करता है। केमिकल जो ये जो कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स इसके थे किसका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो प्रॉब्लम्स था, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? केमिकल का जो केमिकल जो कम्युनिकेशन है। देखते क्या होता है क्या है आखिर। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं, चूंकि हम प्लांट कल नहीं देखे थे, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे। एनिमल्स में मेनली जो काम करता है वो क्या है, एनिमल्स में मेनली जो है वो नर्वस सिस्टम से काम चल जाता है। कुछ जो काम होता है वो केमिकल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, लेकिन प्लांट में नर्वस सिस्टम है ही नहीं, तो वहाँ पे तो पूरी तरीके से वो क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन का ही वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम चलिए देखते हैं पहले प्लांट्स में कम्युनिकेशन होता कैसे। तो यहाँ पे 2 तरीके के मूवमेंट्स के बारे में बात है, 2 तरीके के मूवमेंट्स हम देखते हैं प्लांट्स में।
प्लांट्स जो वो ग्रो कर रहे हैं तो इस बीच में दो तरीके के मूवमेंट्स है, एक है डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। सॉरी, यहाँ पहले इंडिपेंडेंट फिर डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मतलब एक जो बढ़ रहा है, जो प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड केमिकल जो कम्युनिकेशन होता है, और एक है जो वैसा है नहीं, मतलब बड़ ग्रोथ के कारण नहीं है। तो दो तरीके के जो है वो यहाँ पे केमिकल, ये जो क्या बोलते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं, दो तरीके के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होंगे, एक ग्रोथ पे डिपेंडेंट और दूसरा ग्रोथ से इंडिपेंडेंट। तो देखते हैं पहले इंडिपेंडेंट वाले के बारे में। तो इंडिपेंडेंट वाला में क्या है कि यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस के अगेंस्ट में, मतलब जो होगा कुछ भी जो चेंज आ रहा है उसमें तुरंत रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो तुरंत जो रिस्पॉन्स वो कैसा होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा ग्रोथ के, मतलब वो बढ़ेगा तब रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा नहीं। क्या होगा वहाँ पे कुछ भी चेंजेस आए प्लांट के इन्वायरमेंट में, जो चेंजेस आए तुरंत तो रिस्पॉन्स किया, तुरंत रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट यूजेस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो मीन्स है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये सेल टू सेल चलते रहता है, सेल टू सेल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए, प्लांट के इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट है वो प्लांट क्या करेगा, प्लांट जो है वो मूवमेंट करेगा। कैसा मूवमेंट करेगा, वो अपने शेप और साइज़ को चेंज कर देगा, शेप और साइज़ को चेंज कर लेगा। कैसे, वो ये करता है पानी की जो मात्रा है, पानी की जो मात्रा है उसमें चेंज ला करके, चाहे तो वो फूल जाएगा, मतलब वो श्रिंक हो जाएगा, पतला मतलब सिकुड़ जाएगा, या फिर फैल जाएगा। इस तरीके से वो क्या है रिस्पॉन्स करते हैं, इस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या, टच मी नॉट, टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसको हम छूते हैं तो क्या वो सिकुड़ जाता है, टच मी नॉट जिसको हम छुई मुई के नाम से भी जानते हैं। तो छुई मुई का जो पौधा होता है उस पौधे को अगर छू दीजिएगा आप तो वो पौधे की जो पत्तियां वो क्या है सिकुड़ने लगती है। ये सिकुड़ी कैसे, तो ये जो पानी है उसमें पत्तियों में जो पानी है वो पानी को क्या कर दिया, पानी के कंटेंट का मात्रा को जो है वो घटा दिया या बढ़ा दिया। तो यहाँ पे घटा देता है, घटाने के कारण क्या है वो सिकुड़ने लगते हैं, और इस तरीके से क्या है वो रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है ये क्या है, ये प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, प्लांट के ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके के जो चेंजेस, इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो इस बार पेड़ के पौधों के बढ़ने के से जुड़ा हुआ है। ये जो होते हैं इनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या है, तो यहाँ पे है कि डायरेक्शन, मतलब किसी खास डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस के किसी खास डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ चेंज हुआ, उस चेंज के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स किए वो उसका डायरेक्शन एक तरफ का होगा, एक तरह फिक्स होगा, फिक्स डायरेक्शन की ओर करते हैं, और ये ग्रोथ के साथ चलता है। ठीक है, पौधा का ग्रो भी करेगा और वो रिस्पॉन्स के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिवली वो स्लो देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, क्योंकि ग्रो कर रहा है तभी तो ये चेंज होगा। तो इस तरीके के, तो यहाँ पे जो है वो टेंड्रिल एक पार्ट है। टेंड्रिल क्या है कि ये जो है वो क्या ऑब्जेक्ट से दूर जब रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट है उससे जब दूर रहेगा तो वहाँ पे ग्रोथ क्या होगा, तेज़ी से करेगा, और जैसे वो नज़दीक होगा उसका ग्रोथ क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो टेंड्रिल जो है वो ये काम करता है कि जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट जो अगल बगल की चीज़ें हैं उनसे दूर जब वो रहेगा तो तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं पत्तियाँ जो है या जो तना जो है वो क्या है मुड़ने लगता है, तो वो जो अगल बगल में जो सब्सटेंसेस उससे दूर होने के लिए क्या है, दूर होने के लिए क्या है वो किसी चीज़ में लपेटने लगता है, खुद को ये करने लगता है, मोड़ने लगता है। तो ये क्यों होता है कि वो उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता है, कुछ जो दूसरे ऑब्जेक्ट से उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता है, इसलिए क्या है वो पत्तियाँ जो है वो जिस चीज़ जो सामान उसको मिल जाए उसके साथ ही वो लिपटना शुरू करता है। तो ये इस तरीके के मूवमेंट हम लोग देखते हैं। इसके अलावा क्या है, जो अलग अलग चीज़ों के ये में, मतलब जो हमारा स्टिमुलस है, मतलब अगर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या है, लाइट्स के टुवर्ड, फोटो का मतलब लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट, तो लाइट की तरफ मूवमेंट। यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे कि ये ग्रोथ कैसा होगा, ये डायरेक्शनल होगा, डायरेक्शनल मूवमेंट होगा कि जिधर भी उसका स्टिमुलस के
हिसाब से वो मूवमेंट करेगा। जैसे यहाँ फोटोट्रॉपिज्म में क्या है, लाइट जिधर पड़ रहा है, सनलाइट जिधर पड़ रहा है, पौधे क्या है उधर की ओर मोशन करते हैं, उधर की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बचपन में जो है वो एक्सपेरिमेंट देखा है कि मान लीजिए कि एक पौधे को, एक घर है, घर के पास ये जो खिड़की है, खिड़की के पास यहाँ पे घर में जो एक खिड़की है, खिड़की के पास एक पौधा रख दिए तो पौधा क्या होगा, खिड़की की तरफ अपना डायरेक्शन लाने लगेगा, उधर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, लाइट ज़रूरी है। तो लाइट की तरफ वो मूवमेंट करता है। इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। वहीं पे दूसरा जो ऐसे देखिएगा तो जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर में भी इसी तरह का मूवमेंट होता है। सुबह के समय सूर्य जो सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो सूरज के डायरेक्शन में है। सूरज जैसे जैसे मुड़ते चला जाता है वो क्या है, वो अपना डायरेक्शन को चेंज करता चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ जमीन की तरफ, ट्रॉपिज्म जमीन की तरफ। जमीन की तरफ क्या है, तो वो जो है जमीन क्या करता है, धरती जो है क्या है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट है। जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या हो, ग्रेविटी के कारण क्या वो नीचे की ओर जाएगा। तो पौधा जो है वो उसके जो जड़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो जमीन की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, जियोट्रॉपिज्म, जमीन की तरफ या फिर जमीन की जड़ की तरफ या जो अर्थ के सेंटर की तरफ जो मूवमेंट है इसको जियोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या है, तो कीमोट्रॉपिज्म में क्या मतलब क्या है, यहाँ पे जो ग्रोथ होता है, पौधे का जो ग्रोथ होता है वो जाते हैं किधर की ओर, वो जब ग्रो होते हैं तो हम लोग देखिए पॉलिनेशन एक पार्ट पढ़े, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो मेल पार्ट होता है, पौधे के फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट की तरफ क्या है, मूव करता है। ये जो फीमेल पार्ट की तरफ मूव करता है मतलब ग्रोथ होता है किधर से, ये जो ओव्यू पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट है किधर, ओव्यूल की तरफ, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब है यहाँ पे क्या है, वाटर। तो पेड़ जो है वो क्या है, पानी की तरफ मूवमेंट करता है, जिसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म की कहते हैं। तो मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ जो मूवमेंट होता है। तो हम देखें कि जड़ जो है वो क्या, जड़ जब नीचे जाने लगता है पानी की, तो वो क्या है, वो फैलता है। एक तो जियोट्रॉपिज्म के कारण नीचे जाएगा, वो गहराई में जाना चाहेगा। दूसरी तरफ क्या है, वो जड़ जो है क्या नीचे की ओर फैलेगा क्या, वो पानी को ढूंढते हुए क्या इधर से उधर फैलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो फैल रहा है जमीन में, जमीन के अंदर में वो जो फैल रहा है, ये क्या है, पानी की तलाश में फैल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म। वहीं पे जो जड़ का जो एक पार्ट है वो क्या है, वो नीचे की ओर जा रहा है, जिसको हम क्या जियोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। सो ये सब कुछ मूवमेंट्स है किसके, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे ये मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स जो है वो क्या है, ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। जो पौधा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, सूरज की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये क्या है, ये जो फोटोट्रॉपिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये फोटोट्रॉपिज्म क्यों है, ये है सनलाइट की तलाश में ऊपर जाता है। आप लोग देखे होंगे जंगलों में जो होता है वो पौधे के पास ज़्यादा तना नहीं होते, वो तेज़ी से ऊपर की ओर भागते हैं। खासकर यूकेलिप्टस के जो पौधे होते हैं वो तेज़ी से ऊपर की ओर भागते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए। तो लाइट की तलाश में क्या, वो ऊपर की ओर, हाइट उनका तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। जहाँ पे पौधे ढके हुए नहीं हैं, मतलब एकदम खुले में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे पौधा बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर नहीं जाएगा, उसके तने बाहर निकलेंगे। लेकिन जो जंगल है जहाँ बहुत सारे पौधे हैं, तो क्या वो जो लाइट की तलाश में क्या है, वो ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो मूवमेंट है किसका, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का। किस लिए, तो अलग अलग तरीके की चीज़ों को गेन करने के लिए ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स है किसके, ये में तो स्टिमुलस में चेंजेस है उसके रिस्पॉन्स में। अब क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो है हार्मोन्स। प्लांट्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये हार्मोन का क्या काम है, तो उसको देखते हैं। तो दीज आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंट को के ये में रिस्पॉन्स करना, अपने ग्रोथ को बढ़ाना और कोऑर्डिनेट करना, इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ केमिकल्स जो है वो होते हैं। कुछ केमिकल्स प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, या इनके पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो जो मेन हार्मोन्स है वो कौन कौन से हार्मोन क्या है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट के या फिर बोलेंगे बाद में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में और स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स में क्या है, हेल्प करते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो प्लांट्स में कौन कौन से मेन हार्मोन्स है, तो प्लांट्स में एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है, ये सिंथेसाइज करता है सूट को। सूट और रूट हम लोग पढ़े हैं, तो रूट वाला जो पार्ट है वो क्या, जमीन के नीचे रूट और ऊपर में था सूट सिस्टम। तो ये सूट सिस्टम को सिंथेसाइज करने का काम करता है और ये हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है। वो सूट सिस्टम को ऊपर ग्रोथ की ओर लेके जाता है। तो ये क्या है, इट हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर एंड इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। वो ऊपर में जाने में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं पौधे को, उसको हम क्या, ऑक्सीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या है, वो स्टेम के ये में होता है। एक है जो टिप है, सूट का टिप है जो ऊपर वाला पोर्शन, उसको ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक प्लांट है, ऐसा एक प्लांट है, मान लीजिए यहाँ पत्तियाँ हैं इसके पास और ये इसका जड़ है। तो ये जो सूट वाला सिस्टम है, इसके ऊपर में जो है वो क्या है, इसके ऊपर में ऑक्सीन होता है। ये ऑक्सीन क्या है, उसको उसके टिप को और भी तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या है, तो ये होता है स्टेम में, स्टेम को जो है मोटा करने में हेल्प करता है, स्टेम के ग्रोथ में वो हेल्प करता है। इसका नाम क्या है, गिबरेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस में ज़्यादा होता है, फ्रूट्स में और सीड्स में। फ्रूट बहुत तेज़ी से जो है क्या है, ग्रो करता है। पौधे के दूसरे पार्ट्स के मुकाबले फ्रूट बहुत तेज़ी से बड़ा हुआ, पकने लगा, ये जो होता है वो क्या है, उसका स्पीड ज़्यादा होता है। तो ये साइटोकाइनिन जो वहीं पे होता है और उसमें तेज़ी से सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न तेज़ी से होगा तो ग्रोथ क्या है, तेज़ी से हमको दिखाई पड़ेगा। तो साइटोकाइनिन जो है वो ग्रोथ ये जो है वो क्या है, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है और फ्रूट्स और सीड में ये ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। ए जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, यहाँ पे जो है वो क्या है, ये जो है वो भी ग्रोथ में ही, ग्रोथ को समझिए एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे, तो ये जो है पत्तियाँ को जो है वो क्या करता है, जैसे बहुत सारी पत्तियाँ जो पक जाती है, पीले पड़ने लगते हैं, तो उन पत्तियों को झाड़ने का काम करता है, ठीक है। जो हमारे काम में नहीं आने वाली है उन पत्तियों को हटाने का काम करता है ये। तो ये जो है वो क्या है, ये जहाँ ग्रोथ के लिए काम कर रही है, यहाँ पे उसको क्या है, उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से ना हो जाए। तो इसको लेकर के क्या है, एब्सिसिक एसिड काम करता है, जो क्या करता है यहाँ पे कि जो पत्तियों के टूटने में, तोड़ने में हेल्प करता है, उसको हटाने का। इसको स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से हम जानते हैं किसको, एब्सिसिक एसिड को। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स में हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट्स में हम लोग कुछ हार्मोन्स के बारे में बात किए, इनको बढ़िया से ध्यान में रखना है। ये हम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है वो लिप्स को हटाने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या है, एब्सिसिक एसिड। वैसे ऑक्सीन का क्या काम है, या फिर कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ में, सूट के टिप को ग्रो करने में हेल्प करता है, या फिर जो स्टेम के ग्रोथ को हेल्प करता है, या फिर कोई जो है वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको वो उनके फंक्शंस आपको बढ़िया से याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो हार्मोन्स के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे कि हार्मोन्स क्या है, तो केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ और उसके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम जो करता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है उसको कौन बनाता है, कहाँ से ये हार्मोन्स आते हैं, तो इसको लेकर के आता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोग दो तरीके के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में बात करते थे। पहला क्या था, एक को बोले थे नर्वस सिस्टम, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम कैसे बनता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम बनता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं, तो ग्लैंड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ग्लैंड क्या होता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे मेरा आँख एक ऑर्गन है, नाक एक ऑर्गन है, कान एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन्स है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन है जो इसका स्पेसिफिक काम होता है, कुछ केमिकल सिक्रेट करना, केमिकल्स बनाना है ताकि हम बॉडी के कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और मतलब रेगुलेशन में हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या है बॉडी के कंट्रोल में, ग्रोथ में और उसके स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग
हार्मोन्स। तो ऐसे हार्मोन्स बनाने वाले ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। अब कौन से ग्लैंड? तो ऐसे ग्लैंड जो क्या है, सिक्रेट करते हैं क्या प्रोडक्ट, एक केमिकल प्रोडक्ट जिसको हार्मोन बोलते हैं, जो उसको ब्लड में और मेन ऑर्गन तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब ऐसे देखिए, हम बोले कि दो तरीके के, अब ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे हम बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम में दो तरीके, एक ग्लैंड क्या है, ग्लैंड के बारे में बात की तो ग्लैंड क्या है, तो ऐसे ऑर्गन्स जो क्या है केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, केमिकल्स बनाते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक, अब ये दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन होते हैं, एक ऑर्गन मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्लैंड्स जो होते हैं दो तरीके के ग्लैंड्स है, एक है इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो वो केमिकल्स, ऐसे ग्लैंड्स जो केमिकल सिक्रेट करते हैं और केमिकल को क्या करते हैं, केमिकल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजना है। अब भेजे कैसे, तो उनके पास भेजने के लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। जिसके पास स्पेसिफिक सिस्टम है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिसके पास नहीं है उसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो वो कैसे भेजता है, तो वो भेजता है ब्लड में डाल के, जो केमिकल बनाया उसको ब्लड में डाल दिया, उसके बाद वो टारगेट लोकेशन पे उसको क्या है, उस ब्लड के थ्रू उसको भेज देगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो ऐसे ग्लैंड्स जो क्या है सिक्रेट किए और इसको ब्लड में डाल दिए, और ये फिर क्या है, ये जो ऑर्गन्स है वो क्या है चला जाएगा जहाँ पे हमको ज़रूरत है। तो ये द मेन ऑर्गन फॉर रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये ब्लड में उसको डाल देगा। अभी लिस्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स नेम और उसका जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं नीचे की क्या कौन कौन से जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हमारे काम में आते हैं, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो पहला का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है, तो ये जो है वो हार्मोन, ये जो एक हार्मोन है, थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, एक हार्मोन है जिसको कौन बनाता है, तो थायराइड बनाता है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में, एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि थायराइड उसका बढ़ गया है। ठीक है, ये थायराइड जो है यह गले के पास एक ग्लैंड है, हम लोग उसका पिक्चर में देखेंगे कहाँ पे उसका लोकेशन है। तो थायराइड जो है ये क्या बनाता है, ये थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है वो। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो हमारे नेक या थ्रोट वाले रीजन में होता है। इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करना, जिसमें क्या है मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके, जो यहाँ पे है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसको जो है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्ट करने का मतलब उसको यूज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यूज़ करने में हेल्प करता है, इसका नाम क्या है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के बारे में हम लोग बात की। थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन है जो जिसको थायराइड ग्लैंड बनाता है, और जिसका काम क्या है, जो हमारे बॉडी के में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिक सिस्टम में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। दूसरा जो है वो ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है इसको बनाता है, जिसका नाम है क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड है जो हमारे कहाँ पाया जाता है, हमारे माथे में पाया, हमारे सर में, जो मिड ब्रेन में पाया जाता है। मिड ब्रेन के पास कल हम लोगों ने बात किया था कि ब्रेन के पास दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। उनमें से एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स जितने हैं हमारे बॉडी में, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स में काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका देखरेख कौन करता है, ये मास्टर ग्लैंड। इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसका एक अपना भी काम है। अपना काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स बनाना। मतलब बॉडी में जो ग्रोथ होगा, हमारा जो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ये कैसे होगा, इसको रेगुलेट करने का काम किसका है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन का है। और इसको कौन तैयार करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार करता है। इसके अलावे वो दूसरे ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को भी देखता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट कौन करता है, तो एड्रीनल बोल करके एक ग्लैंड है वो करता है। ये कहाँ होता है, तो हमारे किडनियों के पास होता है, किडनियों के पास। ठीक है, अभी हम लोग पिक्चर में देखेंगे कहाँ होता है। खाली अभी जस्ट ऊपर बता दें एक बार, फिर से हम लोग पिक्चर के बाद में दोबारा हम इसको देखेंगे। और इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। किसको, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, किस समय, इमरजेंसी के दौरान। ये जो है क्या, उसको यूज़ करता है। इस हार्मोन को फाइट एंड
फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि हम जब जिस चीज़ को कभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ता है तो हम उसको कर लेते हैं। मतलब ऐसा कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक आदमी था जो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ टूट गया है, और उसके बाद भी मान लीजिए वो गाड़ी चला के आ रहा था और हाथ उसका टूट गया है, और वो गाड़ी फिर से वो उठ गया वहाँ से और वो गाड़ी चलाते हुए आ गया। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि बस उसके ऊपर भगवान का कृपा था कि वो जो है वो क्या है, वो गाड़ी चलाते हुए आ गया, ठीक है, हाथ टूटे हुए में। बाद में जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसके बाद उसको देखा गया कि अरे वो तो हाथ पूरी तरह से टूटा, वो कैसे वो लेकर के आ गया। तो यहाँ पे काम किया एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या हुआ कि हमारे बॉडी का जो सारा ताकत है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया कहाँ पे, जहाँ पे उसको ज़रूरत है, और उसके बाद वो गाड़ी चला करके आ गया। ऐसा हम लोग बहुत बार सुनते हैं। तो ये जो हेल्प किया उसको कौन किया, यहाँ पे हेल्प किया उसको यही एड्रेनलिन हार्मोन, जो अपने बॉडी का सारा जितना एनर्जी है उसको वो कहीं जहाँ ज़रूरत है, मेन ज़रूरत जहाँ पे, वहीं पे उसको लगा दिया। बाद में जब वो हॉस्पिटल पहुंचा और जब उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन बंद हो गया। तब वो रियलाइज़ किया कि जब वो डॉक्टर बताया कि तुम्हारा तो हाथ टूट चुका है, अब तुम यहाँ से क्या एक पेन भी नहीं उठा सकते। जो आदमी गाड़ी चला के आया था वो अब पेन भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि अब वो एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन ख़त्म हो गया है। तो ये जो है वो क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है। हम कभी जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और अचानक से कोई चीज़ हमको लगा कि नहीं ये तो मेरा जान ले लेगा, तब देखिए क्या स्पीड हो जाता है। हम कभी सोच भी नहीं पाते कि इतना स्पीड में हम भाग सकते हैं। ये सब होता है क्यों, ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फाइट, मतलब अगर भाग रहे हैं तो ये भागने में बहुत हेल्प करेगा। इसको फ्लाइट, एकदम उड़ जाने वाला ही स्थिति हो जाएगा। और अगर हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम एकदम बहुत मजबूत, एकदम हेवी आदमी के साथ फाइट कर रहे हैं और हम मेरे पर जान पे पड़ गया है कि अब हम अगर नहीं इसको मारे तो हम खुद मर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अचानक से पता नहीं कहाँ से आपके पास एक एनर्जी आ जाएगा और उस बड़े बहुत ही भयानक से आदमी को भी क्या है, आप मार दीजिएगा, आप उससे लड़ लीजिएगा। तो ये फाइट और फ्लाइट, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो ये क्या कर लेगा, फाइट भी करेगा और उड़ भी जाएगा एकदम। ये वाला फाइट एंड फ्लाइट, इसीलिए फाइट एंड फ्लाइट और या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं इस एड्रेनलिन हार्मोन को। लेकिन ये हमेशा सिक्रेट नहीं होता है, वो इमरजेंसी में ही सिक्रेट होता है। तो इसीलिए ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन में से है। और ये कौन इसको सिक्रेट करता है, इसको एड्रेनल ग्लैंड करता है, जो किडनियों के ऊपर में पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे उसका लोकेशन। इसके बाद है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन क्या है, ये जो है इसको बनाता है, इसको तैयार करता है पेंक्रियाज, हमारे बॉडी में पेंक्रियाज, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पे उसका काम क्या है, इसका दूसरा एक और काम है क्या है, इंसुलिन का सिक्रेट करना। और ये इंसुलिन को सिक्रेट करता है, ये पाया कहाँ जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। और ये जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने का और रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी इतना ही। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पे, तो प्यूबर्टी और एडोलसेंस वाले चैप्टर में। तो चलिए देख लेते क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है क्या है, वो मेल में पाया जाता है। ये क्या है, ये इसको बनाने का काम करता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो क्या करता है, एक ग्लैंड है जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और ये टेस्टिस जो है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है, जेनाइटल एरिया में, जेनाइटल एरिया में होता है। और ये जो है हमारे बॉडी में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो टाइम होता है उसमें हेल्प करता है। क्या करता है वो, जैसे मूछ दाढ़ी जो आने लगना, ठीक है, हमारे सीने के चौड़ा होने लगना, ठीक, जेनाइटल पोर्शंस में जो है क्या बाल का आने लगना। तो ये जो चीज़ें हमारे आवाज़ का फटना मतलब जो है वो रिलेटिवली डिफरेंट चेंजेस होना, वोकल कॉर्ड में जो चेंजेस होना, ये सब जो हो पाता है वो क्यों होता है, ये हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के बनने के कारण होता है। और इसको बनाता कौन है, हमारा जो एक ऑर्गन है जिसका नाम है टेस्टिस, ठीक है। ये एस्ट्रोजन इन फीमेल, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है जो क्या है, ये हार्मोन जो काम मेल में होता है उसी को तरीके से फीमेल में होता है। इसको बनाने का काम कौन करता है, ओवरीज होते हैं फीमेल में, वो क्या है, वो बनाते हैं किसको, एस्ट्रोजन को। और ये जो है वो क्या है, ये जो है एब्डोमेन एरिया में होता है, लोअर एब्डोमेन एरिया में जो है फीमेल के लोअर एब्डोमेन एरिया में क्या है, जो है वो आपको ओवरीज मिलता है और ये एस्ट्रोजन
बनाता है और ये भी प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस होते हैं इसमें हेल्प करता है। जैसे क्या है, फीमेल्स में जो चेंजेस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या है, जो उनके जो ये का ब्रेस्ट का बड़ा होना, उनके जो बॉडी में जो चेंजेस है, फिगर वाइज जो चेंजेस होते हैं, ये सब जो आना वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पीरियड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब ओवरऑल जो प्यूबर्टी का जो दौर है, मतलब एक फीमेल को फीमेल बनाने का जो काम है वो कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। इसके अलावा भी एक और है जिसका नाम है, यहाँ पे उसको यूज़ नहीं किए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो देखिए पहला एक जो ग्लैंड है ये पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड है जो कि हाँ हमारे ब्रेन के पास होता है, ब्रेन में पीनियल ग्लैंड जो है वो ब्रेन में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी जो ग्लैंड्स है, जितने भी ग्लैंड्स है वो सब जो ब्रेन में जो होते हैं वो क्या है, मिड ब्रेन के पास होते हैं। इसमें क्या है, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। ब्रेन मेल और फीमेल दोनों में सेम जगह पे ये पाए जाते हैं। कौन, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा ये जो इनके काम के बारे में बात करें, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो एक ग्लैंड है जो क्या है, ये जो यहाँ पे जो है वो इसका काम जो होता है वो क्या है, ये जो इसका काम है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है उसके काम को देखना। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कौन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड ये सब के काम को देखता है, लेकिन वो जो है वो उसके काम को याद दिलाने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद यहाँ पे गले के पास जो क्या है, यहाँ पे गले के पास चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनके पास क्या है, थायराइड होता है। ठीक है, थायराइड आप देखें तो नेक बो के जैसा एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसी के नीचे क्या है, पैराथायराइड है। पैराथायराइड एक ग्लैंड है। इसके अलावा थाइमस है यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों जो है वो यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जिसको हम क्या बोल रहे थे, वो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वो कैसा ग्लैंड है। तो वो जो ग्लैंड है वो क्या है, वो है फाइट और फ्लाइट ग्लैंड। फाइट और फ्लाइट ग्लैंड जो है वो ऐसा हार्मोन बनाता है जिसका एड्रेनलिन नाम है। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से उसको जानते हैं, जो क्या है इमरजेंसी में ही क्या है एक्टिव होता है। और ये क्या होता है, हमारी किडनियों के ऊपर पाया जाता है। किडनियों के ऊपर जो है वो एक पोर्शन है जहाँ पे ये पाया जाता है। हम लोग जल्दी ही इसको फिगर में देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, कहाँ पे हम लोग थे, कहाँ थे, हाँ ये जो, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे जिसको एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और इस एड्रिनल हार्मोन का काम क्या है, वो इमरजेंसी हार्मोन है जो इमरजेंसी में ही एक्टिव होता है। इसके बाद वहाँ पे उसके नीचे किडनी है। किडनी का काम जो है वो हम जानते हैं, वो फिल्ट्रेशन में, ब्लड के प्योरीफिकेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बारे में अभी बात की, जो क्या है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को क्या है रेगुलेट करने का काम करता है। इसके बाद टेस्टिस है, मेल में पाया जाता है। टेस्टिस जो है वो क्या है, यहाँ पे जेनाइटल पोर्शन है उसके पास पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, जो बनाता है टेस्टोस्टेरोन बोल करके एक हार्मोन। और ये जो मेल है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। वहीं फीमेल में क्या है, यहाँ पे जेनाइटल पोर्शन में पाया जाता है ओवरी क्या है, वो एस्ट्रोजन बनाता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, और ये मतलब प्यूबर्टी के दौरान ही होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। ऑस्ट्रोजन जो है वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो क्या है फीमेल बॉडी में ही बनता है। वो जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान वो काम में लगता है, प्रेगनेंसी में वो हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है यहाँ पे। और यहाँ पे यूट्रस है। चलिए, तो ये है हमारे कुछ हार्मोन्स और उनके लोकेशंस। आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है कि क्या क्या काम है, उनके फंक्शन को आपको समझना है, उसके लोकेशन को थोड़ा सा जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले थे कि क्या है ये। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, ये बात कर रहे थे हम लोग कि
जो थायराइड है उसके बारे में, थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है, थायरोक्सिन कैसे बनता है, और दूसरा एक बात करेंगे हम लोग जो है डायबिटीज़ क्या होता है, थायराइड के कमी के कारण, थायरोक्सिन या नमक की कमी के कारण क्या हो सकता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आयोडीन का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए कहा जाता है, हम लोग सुनते हैं कि आयोडीन नमक खाइए। आयोडाइज सॉल्ट खाने क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है एक मिनरल जिसका नाम है आयोडीन, और ये हमारे बॉडी में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये रहेगा तभी थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रिएट होगा, ठीक है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रिएट कौन करेगा? तो यहाँ पे है एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है किसको? मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग को आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट जब हम खाएंगे तो ये आयोडीन हमको मिलेगा, और ये आयोडीन जब होगा तभी क्या है, ये थायरोक्सिन रिलीज़ कर पाएगा। कौन? हमारा थायराइड ग्लैंड। तो ये ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम आयोडीन का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी डिफिशेंसी अगर होती है हमारे बॉडी में, तो हमको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर जो है वो क्या, गले में एक जो है वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, जिसको हम लोग घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो होता है किसके कारण? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आयोडीन जरूरी है इसीलिए। नेक्स्ट हम बात करें डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है? तो डायबिटीज़ बेसिकली है शुगर कंटेंट, हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। ये डिजीज़ क्यों होता है? तो डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जब डिक्रीज़ हमारे बॉडी में डिफिशिएंसी उसकी होने लगती है तो क्या होगा? तो हमारा जो पेंक्रियाज है वो जो क्या है, शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता था वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़े पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जो क्या है, जो है बनाता है इंसुलिन हार्मोन, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर जो है वो इसकी डिफिशिएंसी होने लगे, किसका? इंसुलिन का डिफिशिएंसी होने लगे, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या है, इंक्रीज़ करेगा, और इंक्रीज़ करेगा तो एक बीमारी होगी जिसका नाम है डायबिटीज़। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट के अगर बारे में बात करें तो इंसुलिन के इंजेक्शंस जो है वो आते हैं। अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, शुगर लेवल अगर इंक्रीज़ करने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो हमको ज़रूरत पड़ता है कि मतलब आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है वो उसको सिक्रेट करना, उसको यूज़ करना। तो ये जो है वो हेल्प करता है, ये जो आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो हेल्प करता है किसको? डायबिटीज़ के पेशेंट को, जो शुगर लेवल है उसके जो इंक्रीज़ हो चुका है उसको रेगुलेट करने में। तो यहाँ पे ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम बात करते हैं फीडबैक सिस्टम में कि किस तरीके से ये काम करता है शुगर लेवल का। तो हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है वो किससे ये करता है? तो यहाँ पे अगर डिफिशिएंसी हो जाता है हार्मोन्स का, किसी भी हार्मोन का, अगर हमारे बॉडी में किसी भी हार्मोन का अगर डिफिशिएंसी हो जाएगा तो वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स शो करना स्टार्ट करेगा। तो वो कैसे, ये हम लोग उसका क्या है, मैकेनिज्म क्या है? जैसे अगर मान लीजिए शुगर लेवल के बारे में ही बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या है, ये श्योर करता है कि हार्मोन जो है वो सिक्रेट हो रहे हैं जितना उसको ज़रूरत है उस हिसाब से कि नहीं, जिस समय और जिस अमाउंट में ज़रूरत है वो सिक्रेट हो रहा है कि नहीं। इसी सिस्टम को हम फीडबैक सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड इज एज, यहाँ पे एक फिगर में दिया गया है। अब इसको समझे, ऐसे ही समझ लेते हैं कि मान लीजिए जैसे फीडबैक का मतलब क्या होता है। तो फीडबैक का मतलब होता है कि कोई चीज़ काम हो रहा है, कोई फंक्शनिंग चल रही थी, और उस फंक्शनिंग में किस तरीके से जो है वो वो ढंग से कर रहा है कि नहीं, फंक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, वो ढंग से हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो बना रहे हैं होमवर्क जो हम कर रहे हैं, और जो चीज़ें क्लास में हुई है आप उसको बढ़िया से पढ़े हैं कि नहीं, उसको लेकर ठीक ढंग से समझे है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग एग्ज़ाम्स लेते हैं। ये एग्ज़ाम जो है वो फीडबैक सिस्टम है। उसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम जब हम लेंगे और आपका काम बढ़िया रहेगा तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, मतलब आपका फीडबैक बढ़िया होगा, और अगर अच्छा नहीं किए तो आपका फीडबैक अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हमारा जो हार्मोन्स है वो सही टाइम में, सही समय, जो सही अमाउंट में जो है वो रेगुलेट हो रहे, मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तो हमारा फीडबैक बढ़िया नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल अगर राइज करेगा तो क्या है, इसको जो है पेंक्रियाज को क्या करना पड़ेगा, उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा किस चीज़ को, कि शुगर का लेवल इंक्रीज कर गया है। तो आपको ढेर सारा इंसुलिन को सिक्रेट करना पड़ेगा। अब जब इंसुलिन सिक्रेट होगा तो क्या है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो उसके बाद क्या होगा, जब देखा कि हाँ ये नॉर्मल हो गया तो फिर क्या करेगा, वो उसको बंद करेगा। अगर यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल फॉल नहीं होता है तो फिर से क्या, फिर से इसको बोलेगा, किसको, पेंक्रियाज को, नहीं कि अभी तक वो डिक्रीज नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट कीजिए। तो और भी ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करेगा तो फिर वो जो लेवल है उसको वो क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी कम नहीं हुआ, अगर कम हो गया तो काम क्या है, रोक देगा वहीं पे, और अगर कम नहीं हुआ तो फिर से वो और भी सिक्रेट करेगा। तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म चलता रहेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, फीडबैक मैकेनिज्म। और ये हमारे सारे ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है उन सब में इसी तरीके से चेक किया जाता है, उसके फीडबैक्स को देखे जाते हैं। सो यही है ओवरऑल हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगर आपने इसका नोट नहीं किया है तो आप वीडियोज़ को रोक करके, पॉज करके जो है वो नोट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आता है, तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहीं भी आपको किसी तरीके के कोई टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है जहाँ पे आपको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तो ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे पॉइंट्स को आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन से टॉपिक पे हमको और बढ़िया ढंग से काम करनी चाहिए, किस तरीके के वीडियोज़ और आपको चाहिए। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, गुड बाय।